जी खेलवे के काजे गए, सब जगह भ्रमण करते भये, खेलते भये, उछलते भये, कूदते भये, अपने चंदन को महकाते भये, अपने केशन को संभालते भये और बार बार बातें खेलते भये ठाकुर जी यमुना तट पर पहुंचे। यमुना जी में जाकर के पैर डाल के बैठ गए और चारों तरफ वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। औचक ही, औचक कहते हैं चकित भाव से, आश्चर्यचकित होकर ठाकुर जी ने औचक ही देखी तहां राधा। जैसे ही देखे हैं देख करके मोहित हो गए ठाकुर जी। और ठाकुर जी मन में क्या विचार कर रहे हैं, भैया ये नेक्सी सी लाली कौन की है, ये इतनी सी कन्या कौन की घूम रही है, खुद भी नेक्से से ही हैं। ऐसा ना है कि खुद भी कोई बहुत बड़े हों, बल्कि किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं, उम्र में 1 वर्ष बड़ी हैं, लेकिन उनको देख के ठाकुर जी कह रहे हैं नेक्सी सी लाली कौन की आ गई है भैया, ये यहां कहा कर रही है। और उनके रूप को देख करके अब सूरदास जी कह रहे हैं अब दोनों का प्रथम संवाद हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन, सब लोग गाओ गोरी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं अरे गोरी, अरे नेक्सी सी लाली तू कौन की है, कहाँ रहत काकी है बेटी, कहाँ रहत काकी है बेटी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी, देखी नाही कहूँ ब्रज खोरी। ठाकुर जी कह रहे हैं अरे लाली बड़ी प्यारी है, कौन की है लाली, तेरे पिताजी को नाम कहा है, कहाँ रहवे। अच्छा मैं यहाँ मारे पूछ रहा हूं, मैंने पहले कभी देखो ना आपको, वृंदावन में सबरी गोपीन की खबर रहे मोकू, सब पता कौन कहाँ कैसे कहा कर रही है, तू पहली बार देखी है आज, कौन है लाली। तब किशोरी जी टेढ़ों से मुंह करके कह रही हैं काहे को हम ब्रज तन आवती, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पौरी, खेलत रहती अपनी पौरी। हमारे जो बाबा है ना, उनकी इतनी बड़ी पौरी, मतलब इतना बड़ा आंगन है हमारे घर में कि हम तो वहीं खेलती रहे, हमें कोई जरूरत ना है बाहर आके खेलवे की, हम तो अपने यहाँ ही खेलते रहे। ठाकुर जी बोले क्यों ब्रज में खेलवे क्यों ना हो, बोले हमारी मैया बाबा मना करें। बोले काय को मना करें। तब किशोरी जी कह रही हैं सुनत रहती श्रवणन नंद ढोटा, सुनत रहते श्रवणन नंद ढोटा। हमने सुनी है एक नंद को लाला है, एक नंद जी को छोरा है। ठाकुर जी बोले अच्छा, सो ठाकुर जी ने अपनी बगलबंदी सही करी, अच्छा तो कहा सुनो नंद के छोरा के बारे में आपने। बोले हमने सुनो एक नंद को छोरा है और वो कहा करे, बोले करत फिरत माखन की चोरी, करत फिरत माखन की चोरी। हमने सुनी है कि नंद को छोरा है, वो जगह जगह चोरी करतो फिरे, माखन की दहीन की चोरी करे। तो वाके डर के मारे हम तो भैया आमे ना है, क्योंकि हमारी मैया के वो नंद को छोरा है, अभी तो छोटो है, माखन दही चुरावे, नेक बड़ो हो जाएगो फिर तो कुंडल चुरावेगो, मुंदरी चुरावेगो, गले की माला चुरावेगो, कछु भी चुरा सके। तो बात चोर के डर के मारे हम तो कहीं जामे ना है। ठाकुर जी बोले अच्छा। ठाकुर जी बोले सही है, वैसे तो इतना बुरा भी ना है वो जितनी आपने सुन ली है। बाकी किशोरी जी आप चिंता मत करो, वैसी कोई बात ना है, ये तो सब ऊंची ऊंची बातें ऊपर की सब लोग बनाए दें बातन ने। किशोरी जी बोली वैसे एक बात कहूं। बोले बताओ। बोले आपके नैनन की मटकाहट देख करके और ये बोलवे को तरीको देख के मुझे यूं लग रहा है नंद के छोरा कहीं तुम्हें ही तो नहीं हो। ठाकुर जी बोले हाँ हूं, मैं ही हूं नंद को लाला, लेकिन आप जो ये सब सुन के आई हो मेरे बारे में,
तुमरो कहा चोर हम ले हो, हमने तुम्हारो कहा चोरी कियो, तुम्हारो कुछ चुरायो। लेखन चलो संग मिल जोड़ी, हमने तुम्हारो कछु चुरायो तो है ना। लेकिन किशोरी जी मन ही मन कह रही है, बोले चित्त तो चुरा ही लियो है, चोर तो तुम हो नंबर 1 के। लेकिन दोनों की एक दूसरे से परस्पर बात वही है। और ठाकुर जी के सुंदर भाव सुनकर के किशोरी जी रीझ गईं। तब ठाकुर जी कह रहे हैं चलो हम कछु देखवे चलें। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि। कौन है ठाकुर जी? बोले रसिकन के शिरोमणि है, रसिकन के राजा हैं। और कहा करी? बोले बातन बुरही राधिका भोरी, बातन बुरही, अपनी बातन के भाव में, बातन के जाल में भोरी सी राधा रानी फंसा लेगी। अभी अभी तो मिले हैं, इतने में तो गले में गलवैयां डाल के बोले चलो तुम्हें ब्रज मंडल घुमा दें हम, आओ हमारो ब्रज कैसो, हमारी यमुना जी कैसी, हमारे वृक्ष बल्लरी कैसे, चलो दिखा में। किशोरी जी बोली अच्छा चलो। सब घूमते रहे। किशोरी जी बोली अच्छा अब से मिल तो लिए, आपको नाम कहा है? बोले हमारो नाम काना कुंवर, कान कुंवर, ये हमारो नाम है, और हमारो गांव नंदगाम, याद रखियो। बोले ठीक है। अब पूरे दिन तो सब घूमते रहे, सगन कुंज कैसी हैं, यमुना जी कैसी बह रही हैं, सुंदर सुंदर ब्यार बह रही है, सब कुछ इतना सुंदर देख करके किशोरी जी को मन बड़ो प्रसन्न है गयो। लेकिन तभी कहा भयो किशोरी जी की दृष्टि पड़ी ठाकुर जी के गले में पहनी वही मणि के ऊपर। आहा, इतना सुंदर भाव है, कितनी भोली हैं किशोरी जी। ठाकुर जी ने गले में एक मणि पहनी है और वह मणि को देख करके किशोरी जी कह रही हैं प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी। अभी तो सवेरे मिले हैं, थोड़ी देर घूमते घूमते एक दूसरे के सामने बैठे। किशोरी जी ने जैसे ही ठाकुर जी के गले में मणि को देखो, मणि को देख करके किशोरी जी रूठ के बैठ गईं। अब ठाकुर जी बोले कहाँ भयो, आप रूठ क्यों गई हो? अब किशोरी जी कितनी भोली हैं, या को वर्णन कर रहे हैं। प्यारी जू की सहज अटपटी बोलिनी, प्यारी जू की सहज अटपटी बोल। हो पिया तुम उर्वशी कौन तिये, हो पिया उर्वशी कौन पिए, पहिरे नील निचोलिनी। ये आपने अपने गले में एक नील मणि पहन रखी है? ठाकुर जी बोले हाँ। बोले यार नील मणि में एक गोपी को चित्र मोह दिखाई दे रहा हो, ये कौन है? आपने सवेरे सवेरे हमसे मित्रता करी, लेकिन गले में मणि में पहले थी कोई और बैठा रखी है आपने। ठाकुर जी ने देखो, बोले अच्छा, या गोपी को देख के कछु लग रहा है आपको? तब किशोरी जी कह रही और नहीं तो। बोले कैसी है ये गोपी? तब किशोरी जी कह रही हैं हम हूं ते रूप गुण सुंदर, ये तो हमते ज्यादा सुंदर है आपने जो गले में पहन रखी है। हम हूं ते रूप गुण आगरी, कहां पाई बिन मोलिनी। किशोरी जी कह रही हैं वैसे बात तो ये है कि मोए आपसे पीड़ा ना, लेकिन यह गोपी पे बड़ी दया आ रही है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले मोए यूं लग रही है तुमने अपनी बातन में ये भोरी भारी सी कैसे पटा ली है, ये कैसे तुम्हारे चक्कर में आ गई है, मुझको तो यही चिंता है रही है, बेचारी की बड़ी दुर्गति है होगी। ठाकुर जी बोले ये कोई बात है, हमारी है, हमारे संग ही रहे सदा। किशोरी जी को रही देखो तो सही, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे, या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र हैं, उनमें भी काजल लगा करके आई है। बिथुरी अलक कपोलिनी, अम जल बूंद मनोहर, मुख पर लसत उरन नख छोलिनी।
और तो देखो ऐसी चित्रकारी तो मैंने पहली बार देखी है। मणि के अंदर एक गोपी को चित्र है, वहां में भी वहां के नयन रूप सब इतने सुंदर बनाए, और इतना ही नहीं, वह गोपी को श्रम के कारण पसीना आ गए, वो प्रश्वेत के बिंदु भी यहां में दिखाई दे रहे हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले अच्छा और बताओ। उमगी उमगी सन्मुख आवत, मन भावत करत कलोलिनी। और मैं ज्यो ज्यो या मणि को अपने पास खींचूं, देखवे के काजे त्यों तो अपना और मुंह निकाल के मेरे पास आ जाए। ठाकुर जी बोले अच्छा। रति के चिढ़ देखियत अंग अंग रंजित अधर तमोलिनी। भगवत रसिक कहो तुम साची, नाही करो अनबोलिनी। किशोरी जी बोली सही से बताओ कौन है ये, या को परिचय बताओ ये कौन है। ठाकुर जी बोले हमारे पास आओ, बगल में आओ। किशोरी जी बगल में आई तो ठाकुर जी ने मणि उतार करके अपनी ओर करी, तो वह मणि में ठाकुर जी दिखने लगे। बोले अब देखियो कहां गई गोपी। बोले अब तो आप दिख रहे हो। और जैसे किशोरी जी की तरफ करी तो किशोरी जी दिखने लगी। बोले आ गई गोपी। बोले अरे ये तो मैं ही हूं। बोले और नहीं तो आप ही दिख रही हैं, आप अपने ही रूप को बखान कर रही हो। ऐसी बोरी हमारी श्यामाजू। विचार करो बंधु, किशोरी जी अपने ही रूप को गुण कह रही हैं। जिन किशोरी जी के रूप पर श्याम सुंदर मोहित है जाएं, भैया वो किशोरी जी कभी कभी अगर ऐसा वर्णन करें कि भैया ललिता विशाखा किशोरी जी के जो अंतःपुर है ना, वहां में जितने भी प्रतिबिंब दिखने वाले, जितने भी मणि और शीशा लगे हुए सबन पर कपड़ा डाल के रखें। क्यों? बोले किशोरी जी अपने आप को देख लेना तो अपने रूप पे भी मोहित रह जाएं, इतनी सुंदर है। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ मणि में कोई और ना है, आप कोई प्रतिबिंब दिख रहे हो और अपने प्रतिबिंब को देख करके ही आप चढ़ रही हो। किशोरी जी ने शर्माए गई। ठाकुर जी बोले देखो शर्माओ मत, हम तो सदैव आपके रूप को बखान करें, लेकिन आज आप ही अपने मुख से अपने रूप को बखान कर रही हो। कितना सुंदर स्वरूप, आप ही अपने मुख से अपने रूप को बखान कर रही हो। कितना सुंदर स्वरूप। श्याम भाई अब जैसे ही दोनों अपने अपने अंतःपुर को प्रस्थान करने लगे घर को, लेकिन बार बार मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, जावे की इच्छा ना है रे। किशोरी जी लौट के आ गई। ठाकुर जी बोले कहा भयो, आप वापस कैसे आ गई? बोले वो मैं आपको नाम भूल गई। कहा नाम हो आपको? ठाकुर जी बोले कान कुंवर। और गांव को नाम? बोले नंदगाम। किशोरी जी बोली अच्छा ठीक है, अब मैं याद कर लूंगी, मुंह पे याद ही ना है रो। ठाकुर जी बोले बड़ो सीधा सो है, कान पकड़ो। कान पकड़ ली। बोले या कान पकड़ के कह दियो कान कुंवर, काना कुंवर। कान पकड़ती मेरो नाम याद आ जाएगा। अब नाक पकड़ो। बोले नाक पकड़ ली। बोले ये नंदगाम। बस कान नाक को याद रखियो आप, कान नाक कान्हा और नंदगाम, कान्हा और नंदगाम। किशोरी जी बोले हाँ अब याद है क्यों? बोले अब जाओ। ऐसी सहज अटपटी बात करके दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी, बंधु ये हमारे वृंदावन की अंतरंग लीला है। इसको हम कथा में कभी नहीं सुनाते, इसको कभी प्रकट नहीं करते। ये सब रसिक जनों की स्मृति की कथाएं हैं। ये सब रसिक जनन के भाव समाधि लग जाती है जब इन कथाओं का भावों को श्रवण करते। ठाकुर जी चले गए, किशोरी जी भी चली गई। हमारे ब्रज में गाते हैं ठाकुर जी की स्थिति का है गई। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। हरि वृषभानु की लली सांवरियों से नेहरा लगा के चली। अरे हाँ सांवरियों से नेहरा लगा के चली। सांवरियों से नेहरा लगा। बोलो वृषभानु दुलारी की।
के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली, अयो रे अहीर के तू हमरी गली। ओ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी, अरे हाँ चंदन छिड़कूं लाला तेरी पगड़ी। अरे वृषभानु के लले सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु के लले सावरियों सुनेहरा लगाए के चली। अरे वृषभानु के लले सांवरियों से नेहरा लगा के चली, हरि वृषभानु के लले सावरियों सुनेहरा लगाए के चली। अब किशोरी जी अपने बरसाने चली गईं और ठाकुर जी लौट के नंद भवन आ गए। अब नंद भवन आए हैं, 2-3 दिन आए गए, ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। कुल बुलाना किसको कहते हैं? कुल बुलाना मतलब रात भर करवट बदलते रहे। यशोदा मैया के कहा है ना तो सोवे ना सोन दे, कहा करे पूरी रात, कभी यहाँ करवट कभी वहां करवट। तो 3 दिन आए गए, ठाकुर जी सोवे नहीं और ना यशोदा मैया को सोन दें, कभी लात ऊपर धर दें, कभी ऊपर चढ़ जाएं और रात भर ठाकुर जी यूं ही बैठे रहे, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों? बोले ठाकुर जी के मस्तिष्क में बस किशोरी जी के रूप के भाव प्रकट हो रहे हैं। एक दिन ब्रह्म मुहूर्त को समय उठे ही हैं बस, और मैया बोली लाला तू रात भर सोवे ना है, कहा भयो मुझको सांची बता आज। बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू देख ली है। ठाकुर जी बोले यशोदा मैया बोली मोह धोनो आवे तो पे न मोह धो के दिखाइयो कैसे धो में। बोले मैया वो तो बहू धो देगी ना, मोह धोवे में कहा जावे। अभी कितनी ठाकुर जी, अच्छा हमारे वृंदावन में श्यामाजू ठाकुर जी दोनों की आयु ये बाल अवस्था में ही रहते हैं, पौगंड अवस्था भी नहीं आती है, युवावस्था तो बिल्कुल ही नहीं आती है। मतलब इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जिन अवस्था में आके मानव के अंदर विकार उत्पन्न हो जाते हैं, उन अवस्था में कभी हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं पहुंचते। ये सदा नन्हे से 4-5 वर्ष के बालक की भांति ही रहते हैं। भाव बिल्कुल निष्काम पे महाराज, ऐसी ऐसी ये रसिक जनों के भाव हैं कि इसमें ऐसे ऐसे रसिक जन वर्षों वर्षों तक गोते लगाते रहते हैं। ठाकुर जी बोले मैया मैंने तेरे काजे बहू ढूंढ ली है। और मैया तो मुंह से बड़ी दिक्कत है ना कि मैं मुझे सब लोग चोर चोर कह के पुकारे। बोले हाँ। बोले मैया मैं तू कुछ सौगंध खा के आज एक बात कह रहा हूं, तू मेरा ब्याह पक्को कर दे, मैं चोरी करना छोड़ दूंगा। सौ खाऊं पर घर, ये सब ब्रज भाषा के पद हैं। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। अब पर घर नहीं जाऊंगा कभी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी, मोकू गोरी दुल्हन कब लावेगी। अब तो मैया अटपटी बात ऐसी नन्हे से ठाकुर जी से सुन रही तो उठा के गोदी में बैठा ली। अच्छा कैसी बहू चाहिए तो को? बोले मैया देख सुन कैसी बहू चाहिए बताऊंगा, वैसे तो मैंने देख रखी है फिर वो बता रहा हूं कैसी चाहिए। बोले भोरी सी होए सुभग छोटी, भोरी सी हो छोटी सी हो। कितनी छोटी? बोले मैया इतनी छोटी कि जब मैं गैया चरावे जाऊं तो मेरी पद्दी पे चढ़ के चली जाए करे। मैया बोली वाह ऐसी बहू लावेगो? बोले हम बे भोरी सी होए सुभग छोटी। और वाकई नैन नक्श कैसे हो मैया? सुआ सारी नाक आंख मोटी, तोता जैसी पैनी तो वाकई नाक हो, बड़ी बड़ी आंख हो। अच्छा और कैसी हो?
तोते दिखाए मुख घूंघट में मुस्का जाए थोड़ी थोड़ी। जैसे मैया तू आके सामने आवे ना, सोई घूंघट कर ले और मंद मंद मुस्का जाए करे, ऐसी बहू मुख को लिया। मैया बोली वाह रे कन्हैया, यही सब चलतो रहे तेरे दिमाग में रात भर, यही मारे ना सोवे। बोले मैया देख तू रस में नमक मत डाले, अभी जो मैं कह रहा हूं मेरी बात सुन। अच्छा और बता। मैया एक बात तो समझाऊं। बोले कहा, एक मेरी बात समझ ले। बोले कहा, बलदाऊ संग न ले जाऊं, या दाऊ दादा संग ना लेके जाऊंगा अपने ब्याह में। मैया पूरे नंदगांव में ले जाऊंगा, लेकिन या बलराम में ना लेके जाऊंगा। मैया बोली क्यों, बलराम ने तेरो कहा बिगाड़ो। बोले तो ते बाबा ते कह के मगवाए दी जो चढ़वे को सुंदर घोड़ी। बलराम को क्यों ना लेके जाएगा। बोले गोरो है ना, कहीं आके गोरेपन को देख के बहू को मन फिसल को माने मोरी जगह याकू माला पहना दी तो मैया याकू ना लेके जाऊंगा मैं। तो मेरी बात पहले ही सुन ले, सब जाएंगे बराती में, कहीं बाद में सबन ने कहीं बड़ो भैया क्यों ना आयो, तो तू संभाल लियो बात को। और मैया तू मेरी बात मान, तू तो अवई जा। अच्छा ये तू सुन के आप ये मत सोचना कि ठाकुर जी तू क्यों कह रहे हैं, हमारे ब्रज में तू से ही बात करते हैं। अब थोड़ा बदल गया, अब थोड़ा मॉडर्न हो गया, माँ को आप सब करके बोलते, लेकिन वास्तव में हमारे यहाँ तो बूढ़ी बड़ी माताओं से आज भी तू करके ही बोलते हैं। अरे मैया तू कहाँ को जा रही है, तू कहाँ ते आ रही, ऐसे ही बोलते हैं। तो मैया तू तो अबई जा और नंद बाबा से कह के सुंदर सी घोड़ी मंगा ले, वहां पे बैठ के मैं जाऊंगा। मैया बोली अच्छा इतनी सबर नहीं है, आज ही करेगा ब्याह। फिर अगली बात कह रहे हैं, मैया मेरी एक बात मेरी और सुन ले, एक बात और सुन ले। मैया बोली कहा, गोपिन पे मंगल बजवाए दे। अब तो तू गोपीन को बुला दे और घर में ढोल नगाड़े बजन दे, मंगल गीत गवन दे, और मोए गोरो दुल्हा बनाए दी जो कहीं हंसे ना वहां की छोरी। भैया तुम को गोरो बनाए थे, मेरा ऐसा श्रृंगार करियो कि कहीं वहां की गोपी मेरी सारी सरेज, मेरी बहू और बहू की जो छोटी छोटी बहन होंगी। अच्छा ठाकुर जी हैं 4 वर्ष के, बहू आवेगी 1 साल छोटी 3 वर्ष की, और सारी होंगी 1-1, 2-2 साल की। तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि कहीं मुंह को देख कर के मेरी सारी सहज हंसे नहीं, या हमारे मैया तुम मुंह को गोरो दुल्हा बनाए दीजो। अब यहाँ ठाकुर जी मैया से ऐसी मीठी मीठी बात कर ही रहे हैं, इतने में ही बाहर से आवाज आई, अरे कान कुंवर, अरे काना कुंवर। जैसे ही कान कुंवर नाम सुनो, इतने में ही ठाकुर जी मचले, मैया बहू आ गई। चल अब बाहर जाकर के देखो तो छोटी सी किशोरी, छोटी सी किशोरी मेरे अंग नाम डोल रे, छोटी सी किशोरी मेरे। मैंने वासो पूछी लाली, कहाँ तिहारो नाम है, हंस हंस के बतावे मेरो राधा राधा नाम है, छोटी सी किशोरी मेरे। आप गर्ग संहिता कभी उठा के देखेंगे, वहां तो श्री कृष्ण राधा विवाह हुआ है।